नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यदि साथियों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि साथियों हमारे इस चैनल पे हम हिस्ट्री के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री की बुक्स या हिस्ट्री की कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए चैनल ये बहुत ही बेनिफिशियल देने वाला है। तो साथियों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आर.एस. शर्मा की बुक। तो हम आर.एस. शर्मा की बुक का 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और ये बुक मैं आपके लिए साथियों कई कारणों से लाया हूँ, जिनमें से सबसे पहला कारण यह है कि कई बार क्या होता है कि हमारे देश में कुछ बच्चे बहुत गरीब होते हैं और उनके पास वो बुक्स नहीं होती हैं। तो इस कारण वो उस बुक को नहीं पढ़ पाते हैं, या कोई बंदा उस बुक को कुछ समय के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को वो चैप्टर क्या है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे हमारी इस वीडियो के थ्रू। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक रीज़न रहा है वो रहा है कि साथियों कि क्या होता है कि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता कि वो घर में बैठ के अपना स्टडी करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है, जैसे मैं भी हूँ, तो उनमें क्या होता है कि हम जॉब करते हैं और जॉब के कारण हमें उतना टाइम नहीं दे पाते बड़े राइटर्स की बुक्स को जितना हमें देना चाहिए। अगर इस प्रकार की वीडियोस किसी को मिल जाती हैं, किसी स्टूडेंट को, तो वो आराम से जॉब पे आते समय और जाते समय बस में कहीं भी ऑफिस में अपनी वीडियो को सुन सकता है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा एक रीज़न रहा है वो ये रहा है साथियों कि हमारा जो वीडियो सुनते हैं हम, या जो हम ऑडियो सुनते हैं, वो सुनना हमारा पढ़ने से ज़्यादा हमें क्या करता है, हमारे लिए हमें बेनिफिट देता है, हमारे लिए लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो इन सभी कारणों के कारण साथियों मैं आप सभी के लिए आर.एस. शर्मा की बुक लेकर आया हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए विपिन चंद्रा की और सतीश चंद्रा की बुक के चैप्टर भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो बस साथियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो मैं आप सभी के लिए डालूँ वो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपका एक भी पिछला चैप्टर छूटता है तो अगला चैप्टर समझने में आपको दिक्कत होगी। और ये बुक आपके लिए सिंपल एक बुक नहीं है साथियों, ये आपके लिए एक नॉलेज का भंडार है, जिससे आप कह सकते हो कि आपने आर.एस. शर्मा को पढ़ा है, सतीश चंद्र को पढ़ा है, विपिन चंद्र को पढ़ा है। तो साथियों इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए साथियों आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है साथियों, तो आज ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। तो पढ़ते हैं साथियों कि इसमें क्या दिया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कहाँ कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और स्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की, कैसे ग्रामों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। तो इसमें इस लाइनों में आर.एस. शर्मा बताता है कि साथियों कि किस प्रकार से मानव ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, किस प्रकार से मानव ने अपने खेती करना आरंभ किया, पशुपालन आरंभ किया। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहिए। आर.एस. शर्मा ने अपने इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही हमें बताया है। तो आगे देखते हैं साथियों कि कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना ना जाने। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, जो सभ्य समाज होते हैं उन्हें पढ़ना लिखना आता है। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं उन सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है।
हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई हैं। आज हमारे पास जो भाषा है साथियों, आज हमारे पास जो कल्चर है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कल्चर हमें एक दिन में ही मिला है। ना जाने कितनी सदियों से हमारी जो पूर्वज हैं वो रहे हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ रही हैं पहले वाली, उनसे हमें ये लैंग्वेज आज इस रूप में मिली है। लेकिन शुरू से इस भाषा का ये रूप, ये संस्कृति नहीं थी, इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं। अनेकता में एकता। तो साथियों, अनेकता में एकता भारत की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। आप कोई भी एंशिएंट की बुक पढ़ोगे आपको उसमें ये जरूर मिलेगा। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। यानी यहाँ पे बहुत सी प्रजातियाँ हुई हैं साथियों, जैसे कि प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हुण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। बिल्कुल सही कहा है साथियों कि समय समय पर बहुत सी प्रजातियां भारत में आती रही हैं। हिंद यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुषाण आए हैं, यहाँ पे शक आए हैं, यहाँ पे पल्लव आए हैं, यहाँ पे तुर्क आए हैं, यहाँ पे मुग़ल आए हैं। तो ना जाने कितनी प्रजातियों के लोग यहाँ पे आए हैं। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया। आज जो हमारा कल्चर है साथियों, वो जो विदेशों से जो शक्तियाँ आई और जो यहाँ की जो शक्तियाँ थी उनके मिलने से, जो यहाँ के मिलने से और वहाँ के जो लोग बाहर से यहाँ आए उनके मिलने से एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। आज क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कुषाण संस्कृति है? क्या आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें मिला है ये मुग़लों से मिला है? क्या आज हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें शकों से मिली है? नहीं। जितनी भी संस्कृतियाँ थी वो आज क्या हो चुकी हैं दोस्तों? आज वो आपस में मिक्स हो चुकी हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समाहित हो गए। जैसे कि उत्तर की संस्कृति किससे मिल गई? दक्षिण से, और दक्षिण की किससे मिल गई? उत्तर से। और आज देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तर भारत में प्रचलित हैं वो दक्षिण में भी हैं, और जो पूर्व में प्रचलित है वो पश्चिम में भी है। ये इसलिए हुआ ना कि वो लोग आपस में मिल गए। ठीक है। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक संस्कृति के अंग हैं। तो प्राक आर्य उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृत उत्तर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में पाए गए हैं। यानी इसमें यहाँ ये बताया गया है साथियों कि बहुत से द्रविड़ भाषा के शब्द और जो एक मुंडा प्रजाति है, आप जानते होंगे ना, मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था, उन लोगों के शब्द हमें एंशियंट टाइम में हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि मुंडा प्रजाति का और जो द्रविड़ संस्कृति है उसका संबंध कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से रहा है दोस्तों, तभी तो हमें वो मिला है। तो आगे देखते हैं हम, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व रहा है। अब वैदिक सभ्यता का काल कितना रहा है? वैदिक सभ्यता का काल यही तो रहा है 1500 से 500, ठीक है, जिसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। ठीक है। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकोत्तर भारत से संबंध विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के घोतक हैं। यानी जो ये शब्द किसके बारे में हमें जानकारी देते हैं? जो वैदिक उत्तर भारत है, यानी वैदिक काल के बाद जो भारत आया और उसमें जो विचार पनपे, जो संस्थाएं उत्पन्न हुई, उनसे जुड़ी जानकारी हमें इनसे मिलती है। इस प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के घोतक हैं, वे लगभग 300 से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। यानी बहुत से पाली और संस्कृत के समय हमें कहाँ से मिलते हैं? संगम ग्रंथों में। यानी देखो, द्रविड़ के कहाँ से मिल रहे हैं? वैदिक ग्रंथों में। और वैदिक ग्रंथों के शब्द कहाँ से मिल रहे हैं? संगम ग्रंथों में। ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि संस्कृति का क्या हुआ है दोस्तों? आदान प्रदान हुआ है, तभी तो ये शब्द मिल रहे हैं। आगे देखते हैं कि संगम नाम से प्रसिद्ध प्रचलित तमिल ग्रंथों, माफ़ करिएगा, ठीक है,
तो वे लगभग 300 से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल भी, जहाँ प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई हैं, अपना योगदान किया। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते थे। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती आदि के सूचक बहुत से शब्द मिलते हैं। मुंडा भाषाओं के लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का है। ठीक है साथियों, तो इसमें मेनली बेसिक यही बताया गया है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसका दूसरी संस्कृतियों से, जैसे मुंडा संस्कृति है या द्रविड़ संस्कृति है, उससे क्या हुआ है, आदान प्रदान होता रहा है। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं कि फिर भी मुंडा संस्कृति का पूर्वावशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ भाषा के अनेक शब्द, यानी मुंडा संस्कृति के उतने शब्द नहीं मिलते जितने किसके मिलते हैं, द्रविड़ संस्कृति के मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मकता, शब्दात्मकता परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। ठीक है साथियों, तो भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रभाव प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाज पर चले हैं, पर सारे देश में एक सामान्य जीवन पद्धति, हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। देखो दोस्तों, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ना, हमारे देश का कोई भी बंदा अगर बाहर जाएगा तो वो सेम कल्चर दिखाएगा। ठीक है, आज भी हमारे देश में ऐसा लगता है कि सेम कल्चर है, जबकि हमारे देश में इतने धर्मों के लोग रहते हैं, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य संस्कृति बन गई है जो सभी को कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया। इसके निवासियों को भारत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक यशोगान किया है। ठीक है साथियों, तो ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं, यानी जो चारों दिशाओं को जीत ले वो क्या कहलाते थे, चक्रवर्ती। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, जो संपूर्ण उत्तर भारत का क्या था, हर्षवर्धन क्या था, संपूर्ण उत्तर भारत का राजा था। लेकिन उसको कौन हरा देता है, उसको हराता है पुलकेशिन। जो चालुक्य शासक होता है वो क्या करता है, वो उसको हरा देता है।